साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आज हमारी बहस का मुद्दा है ब्रांड मोदी। तो ब्रांड मोदी 2 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी जब एससीओ समिट के लिए समरकंद गए थे, तब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी आंखें भी नहीं टकराई थी। तब देश में विपक्ष ने सवाल उठाए थे, खिल्ली भी उड़ाई गई थी कि क्यों लाल आंखें नहीं दिखाई प्रधानमंत्री ने। आज इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मिले। डिनर के दौरान ये मिले, दोनों ने हाथ मिलाए, आंखें भी मिलाई और मुस्कुराते हुए बात भी की। गलवान के बाद दोनों नेता मिलकर भी नहीं मिले थे। उस लिहाज से ये गलवान के बाद दोनों की छोटी सी ही सही लेकिन पहली मुलाकात थी। इससे पहले नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई। दोनों जिस गर्मजोशी से मिले, शायद शी जिनपिंग को उतना पसंद ना आए, क्योंकि चाइना और अमेरिका के रिश्ते तो आप जानते ही हैं। और इतना ही नहीं, मोदी से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी खुलकर मिले और ब्रिटेन के नए नवेले प्रधानमंत्री, भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी मिले। और इससे भी पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने के लिए जो मंत्र दिया था, उस ड्राफ्ट पर G20 देशों ने मोहर भी लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर तब से निशाने साधे जाते रहे हैं जब से प्रधानमंत्री वो बने हैं। आज देश के विपक्षी दल जैसे रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, वैसे वैसे मोदी का जादू भी उतर रहा है, ऐसा विपक्षी दल कहते हैं। लेकिन मोदी के लोकल जादू से आप इंकार नहीं कर सकते। चुनाव हो या कुछ और, वो पब्लिक के बीच दिखाई देते हैं। वो लोकल भी है और वो वोकल भी हैं। तो क्या उनका यही इम्पैक्ट अब ग्लोबल लेवल पर भी महसूस किया जा रहा है? ग्लोबल मंच पर इसे क्या अब देखा जा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी से मिलना, इसमें प्रधानमंत्री का जादू है या फिर 140 करोड़ की भारत की ताकत इसे माना जाए, जो दुनिया के लिए ना सिर्फ दूसरा बड़ा देश है बल्कि दुनिया के बाजार की भी एक बड़ी जरूरत है। कसम संविधान की में आज इसी मुद्दे पर हम ये डिस्कशन लेकर आए हैं, क्योंकि G20 समिट में भारत की छवि ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरी है। ये बहस इसलिए भी है क्योंकि युद्ध विराम पर पीएम मोदी की पहल पर G20 नेताओं ने भी सहमति जताई है। ये बहस जरूरी है क्योंकि दुनिया के बड़े देशों के नेताओं के बीच भारत का पक्ष मजबूत दिखाई देता है। ये बहस जरूरी है क्योंकि दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी बड़े ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरते दिखाई देते हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक। और ये बहस इसलिए भी जरूरी है कि अगले साल अध्यक्षता से भारत G20 का एजेंडा भी क्या तय करने अब जा रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। भारत बदला है। आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आसमान छूने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के अब निकल पड़ा। भारत का ये लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम स्वार्थी लोग नहीं, हमारे संस्कार नहीं है। इक्कीसवीं सदी में आज विश्व की भारत से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, भारत उसे अपनी एक जिम्मेवारी समझता है। हम दुनिया की भलाई के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मक्कम है, संकल्पबद्ध। आज अपने विकास के लिए भारत जब अमृत काल का रोडमैप तैयार करता है, तो उसमें दुनिया की आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं का भी समावेश है। और इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान, हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए राजीव रंजन जी हैं, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए है, उदित राज जी मुस्कुरा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और हमारे साथ विजय चौथाईवाला जी भी है। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो उदित राज जी, आप इतने इस वक्त प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की जब यहाँ पर बात की जा रही है, बहुत ही ऐसे लग रहा है बहुत ही आतुर हैं, बहुत कुछ कहना है आपको प्रधानमंत्री मोदी को, जिस तरीके से G20 में रिसेप्शन मिला है उस पर। तो सबसे पहले कमेंट में आप ही का ले लेती हूँ। आदित्य जी, मुझे हंसी इस बात की आई कि हमेशा कहा जाता है ग्लोबल लीडर,
आपको पता है यूक्रेन वाले मामले में उज्बेकिस्तान ने कहा मिले थे तो भारत में आप ही लोगों ने बड़ा ढोल पीटा। देखो मोदी जी ने कहा और पुतिन जो है अब युद्ध विराम कर देंगे, और पुतिन वहां मास्को लौटते ही कह दिया कि 3 लाख और सेना को भर्ती किया जाएगा और बहुत रिगरस अटैक होगा। तो हुआ उल्टा। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी था, उसमें न हम 3 में थे न 13 में थे, बल्कि छोटे छोटे देश को कंसल्टेंसी के रूप में रखा गया था। अरुणाचल प्रदेश में 2 गांव बन गए, आपकी सैटेलाइट दिखाती है। गलवान में अभी भी फिंगर 8 से लेकर 4 तक जहां की हमारी सेना पेट्रोलिंग करती थी, वो अब बंद हो गया है। अब मोदी जी को ऐसे समय में लाल लाल आंख दिखाना चाहिए था, लाल आंख नहीं दिखी। इस बात की हंसी थी कि ठीक है, जवाब ले लीजिए। आपके इनिशियल कमेंट के लिए 1 मिनट का वक्त था, जवाब ले लीजिए। विजय चौथाईवाला जी, इन्होंने औपचारिकताओं और एक और बात उदित राज जी, देश के प्रधानमंत्री की बात दिखाना ढोल बजाना नहीं होता सर। देश के प्रधानमंत्री ने अगर कुछ कहा तो उनकी बात दिखाई जानी चाहिए, ऐसे ही जैसे कि राहुल गांधी की बात भी दिखाई जाती है। और यहाँ इस देश में जो कहता है, जो भी नेता अपनी बात रखता है, वो बात दिखाई जाती है। ठीक है सर, अब आप जवाब लीजिए। विजय चौथाईवाला जी से जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए सर, बिकॉज आई कांट हियर यू। जवाब आदित्य जी, आदित्य जी, उदित राज जी कभी हमारे पक्ष में थे, उस समय भी उनका बात कोई सीरियसली नहीं लेता था और अभी भी कोई सीरियसली नहीं लेता है। इसलिए उनको आंसर देने के बजाय मैं 2-3 मुद्दे सामने रखूंगा। एक तो भारत ने जो आज एक विशिष्ट भूमिका ली है यूक्रेन रशिया वॉर में, उसे बड़ी आशा के साथ पूरी दुनिया देख रही है। एक ही दिन वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके बारे में कुछ स्टोरीज बनाई थी। इस पर से ये पता चलता है कि अमेरिका में भी इसके बारे में कितना विचार हो रहा है। अच्छा। अभी ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में कई सारी बाधाएं हमको भी पता है, परंतु भारत ने जो 2 भूमिकाएं की है कि जो ये आज किसी भी युद्ध का समय नहीं है, विश्व शांति के लिए ये युद्ध तुरंत खत्म होना चाहिए और यूक्रेन के जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए वो भारत ने दिया है और देता रहेगा। और इसी समय एनर्जी, आज कल जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बड़ा स्टेटमेंट दिया कि एनर्जी शुड बी फ्रीली अवेलेबल, फ्री इन द सेंस अनरिस्ट्रिक्टेड। तो ये 2 जो चीजें हैं उस पे हमने विचार करना चाहिए रादर देन गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट। आपने जो पॉइंट उठाए हैं चौथाईवाला जी, उसके बाद एक कमेंट, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव लगातार उस पर या तो अपनी सहमति दे रहे हैं या फिर कुछ कहना चाह रहे हैं। तो विवेक श्रीवास्तव, यहाँ पर आपने सुना विजय जी कह रहे हैं कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी की जो बातें हैं उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है, उस पर चर्चा होती है, उस पर बात होती है। जी देखिए, मेरा ये मानना है और हमारा स्टैंड है कि वी मस्ट हैव गुड रिलेशंस विद द नेबर्स। कुछ भी हो, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस बातचीत के थ्रू निकालने चाहिए, जिससे सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हो, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल, जो कि पिछले कुछ सालों से खराब रहे हैं। और हमारे अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं पहले भी, जिनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मोदी साहब हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर ये जो चाहे 2 मिनट की मीटिंग भी हुई है, ये अच्छी बात है। अगर दोनों लोगों ने हाथ मिलाया, बात करी, हम इसको वेलकम करते हैं। हम चाहेंगे कि दोनों नेता इसको और आगे बढ़ाएं और दोनों देशों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो भी गलतफहमियां हैं सब दूर की जाए और पॉजिटिविटी की तरफ हम लोग इसको बढ़े। लेकिन इसको एक 2 मिनट की मीटिंग को फोटो ऑप करके या ओवर एम्फेसाइज करके एक तरीके से विश्व गुरु एंड ऑल दीज वर्ड, इसके मैं फेवर में नहीं हूं। हमें इन मुद्दों पे गंभीर होना चाहिए। ये मात्र एक आइस ब्रेकिंग मानी जा सकती है, लेकिन इसको हम एक उपलब्धि नहीं मान सकते। और कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रति जो हमारा जो एक सोच रही है, प्रो अमेरिकन स्टैंड, उससे हमें डेविएट होना पड़ेगा और थोड़ा रूस और चाइना की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। ठीक है, अब जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे मिलूंगी। राजीव रंजन जी, आपका यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी G20 समिट में उनकी जो मुलाकातें रही, तस्वीरें जिस तरह की आई और भारत का जो रुख दिखाई दिया है यहाँ पर, उस पर जल्दी से इनिशियल कमेंट आपका, 1 मिनट का वक्त है। देखिए, आज भारत एक विश्व शक्ति है, इसलिए ये व्यक्ति का नहीं देश का सम्मान है। और मैं समझता हूँ जो 75 वर्षों के हिंदुस्तान ने अलग अलग पड़ाव पर कामयाबियां हासिल की, कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होता उसे इस आयोजन में वो सम्मान मिलना था। इसलिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को बधाई, काफी सफलतापूर्वक G20 का
जो नेतृत्व है भारत को जब मिले तो उस दौरान भारत को एनर्जी सफिशिएंट बनाने से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के जो चैलेंजेस सामने हैं, जो इन्फ्लेशन को लेकर के, ग्लोबल रिसेशन को लेकर के चैलेंजेस, यूरोप के अंदर जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं यूक्रेन और रशिया के वार को लेकर के, कमोबेश हिंदुस्तान को अपने राष्ट्रीय हितों की परवाह करनी है। और मुझे लगता है जो गलवान से लेकर, अभी मैं सुन रहा था किसी पैनलिस्ट को, उस समय थोड़ा ऑडियो को लेकर के प्रॉब्लम था, लेकिन मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि भारत और चीन एक औपचारिक मुलाकात के बहुत ज्यादा राजनीतिक या राजनयिक निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। इस दिशा में ठोस कुछ निष्कर्ष निकले अरुणाचल से लेकर गलवान, और मैं समझता हूँ कई ऐसे विवादित क्षेत्र। ठीक है सर, एक मिनट मैंने इनिशियल कमेंट के लिए दिया था, मैं आगे आपको मंच दूंगी। इस वक्त रविंद्र सिंह रॉबिन, जी मीडिया संवाददाता, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की वो जरा तस्वीरें भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये जो तस्वीरें हैं जिसमें दोनों ही नेता जो है काफी रिलैक्स लग रहे हैं, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये क्या संवाद हुआ है दोनों नेताओं के बीच, क्या एक्सचेंज हुआ है, उसे लेकर क्या कह रहे हैं विदेश मंत्रालय की तरफ से, क्या कुछ डिटेल्स आई हैं सामने? जी, इस तरह की रीति कोई डिटेल्स ऑफिशियली तो कन्वे नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि इस मीटिंग को एक बड़ी खबर की तरह देखा जा रहा है। इसमें ग्रीटिंग एक्सचेंज हुए हैं, ये बात हमारे सोर्सेज ने जरूर बताई है। आज सारे दिन में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो बड़ी मीटिंग्स में, जैसे जो बाइडेन के साथ सुबह जिस तरीके से उनकी मुलाकात होती है, फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ होती है, और फिर उसके बाद चाइना के प्रेसिडेंट के साथ शी जिनपिंग के साथ जिस तरीके जो गाला डिनर पे वो मिले हैं, इनफॉर्मल मिले हैं, और वो इनफॉर्मल पार्टी भी थी, वो डिनर भी था जहां पे वो मिले हैं, ग्रीटिंग एक्सचेंज हुए हैं। क्या बात हुई ये तो नहीं पता, लेकिन उनका मिलना एक पॉजिटिव साइन में देखा जा रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान, खास तौर पे गलवान के बाद जिस तरीके से ये मुलाकातें हो रही है। और ये G20 ले लीजिए या बड़ी समिट होती हैं, इनमें ये स्वाभाविक होता है इस तरह की बैठक होनी है, इस तरह की इनफॉर्मल चैट होनी। हालांकि कल के बायलैटरल में चाइना और इंडिया का अभी ऑफिशियली कोई बायलैटरल मीटिंग का कुछ कन्वे नहीं किया गया है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, लेकिन वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त। प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग किस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और चेहरे पर जो मुस्कुराहट है शी जिनपिंग के, वो मुस्कुराहट भी आप देखिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका हाथ हैंडशेक दोनों के बीच होता है, और प्राइम मिनिस्टर उनका हाथ पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से उनसे संवाद भी कर रहे हैं। और दोनों नेता के बीच ऐसा लग रहा है कि वो कुछ समझा रहे हैं, कुछ उन्हें बता रहे हैं यहाँ पर। और ये जो तस्वीर है इस पर काफी बात हो रही है, काफी संवाद इस पर हो रहा है। और यहाँ पर विजय चौथाई वाला जी, आप तो प्राइम मिनिस्टर के जितने भी फॉरेन विजिट्स हैं उनका बहुत अहम हिस्सा होते हैं, आपने वहां पर इंडियन कम्युनिटीज को मैनेज किया है। इन तस्वीरों को लेकर आप क्या हमारे दर्शकों के साथ यहाँ पर शेयर कर पाएंगे, क्योंकि इन तस्वीरों पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इस वक्त, हर कोई यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये G20 मीटिंग है, ये कोई इंडिया चाइना समिट नहीं है। इसलिए पूरे G20 मीटिंग का क्या बोलते हैं मूल्यांकन केवल ये एक भारत और चाइना के नेताओं के बीच में जो शेक हैंड हुआ उस पर किया नहीं जा सकता। ये एक कर्टसी मीटिंग है, ये एक अच्छी शुरुआत है, कई 2-3 साल के बाद ये हुआ है, बट इससे कोई भारत चाइना के बीच में जो समस्या है आज उसका तुरंत समाधान निकला है, ऐसी कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है। और जब तक वो समाधान नहीं निकलेगा तब तक भारत और चीन के बीच में नॉर्मल संबंध होना मुश्किल है। अभी थोड़ी देर पहले विवेक श्रीवास्तव कह रहे थे कि ये तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि आइस ब्रेक हुई है। आइस ब्रेक मैं ये भी नहीं मानता जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता नहीं भारत का कि ये सचमुच आइस ब्रेकिंग है कि सिर्फ एक कर्टसी मीटिंग है। आई विल टेक इट वेरी प्रैग्मेटिकली कि ये मीटिंग में एक्चुअली क्या हुआ है। परंतु उसके सिवा आज के दिन और कल के दिन भी ऑफिशियल मीटिंग्स के अलावा प्राइम मिनिस्टर 9 बायलैटरल मीटिंग्स करने वाले हैं। वो एक बहुत बड़ी खबर कल रहेगी
आज शाम को आपने भी वो दृश्य दिखाए और वो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस मीटिंग में उपस्थित रहा। आज मैं बाली से बात कर रहा हूं कि बहुत अच्छा एक डायस्पोरा कम्युनिटी इवेंट वहां हुआ। करीब करीब 800 लोग उसमें उपस्थित थे। आपने भी उसके कुछ झलकियां दिखाई है। तो ये एक दर्शाता है कि अनिवासी भारतीय बहुत बड़ी मात्रा में प्रधानमंत्री के पीछे है, प्रधानमंत्री के समर्थक है, और एक स्वयं स्फूर्ति से वो लोग इकट्ठा आए और ऐसा भव्य स्वागत किसी और प्रधानमंत्री को ही शायद मिलता होगा। और ये एक सिद्ध हो चुका है कि अपना जो डायस्पोरा है ये हमारे लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है एज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी। ठीक है, यहाँ भी आपने सुना डॉक्टर उदित राज, विजय चौथाईवाला जी ये कह रहे हैं कि ऐसा रिसेप्शन किसी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिलता हो ऐसा कम ही हुआ है, उन्होंने ये कहा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि इंडियन डायस्पोरा भी, इंडिया जो इस समय जिस तरीके से खुद को कैरी कर रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, वो डायस्पोरा भी एक बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की। अदिति जी, जब समिट होता है एक दूसरे से मिलते हैं, ये स्वाभाविक बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसा इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि अरे मोदी जी गए तो पूरा माहौल बदल गया। उसका नटसेल में क्या निकल के आता है, ये जो औपचारिकता है उसी को यहाँ पर उपलब्धि मान लिया जाता है। अरे हो सकता है विजय चौथाई जी जो कह रहे हैं, ये जो प्रवासी भारतीयों ने स्वागत किया, स्वागत करना चाहिए, हमें भी गर्व है, लेकिन हो सकता है कि इंडिया से आधे ले गए हों, ये यहाँ से टिकट कटा के महीने 15 दिन पहले भेज देते हैं, मोदी 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 करने लगते हैं और यहाँ के मीडिया नाचने लगती है। अरे जब सुरक्षा परिषद का प्रेसिडेंसी हमारे पास में थी और उस समय तालिबान का मामला चल रहा था, उस पर एक रेजोल्यूशन नहीं पास कर पाए। आप बता दें विजय चौथाई जी कि एक ऐसा कंक्रीट काम करके मोदी जी किसी देश से आए हो। मनमोहन सिंह जी जाते थे तो पता नहीं लगता था, आते थे तो पता नहीं लगता था, लेकिन बड़े बड़े समझौता, बड़े बड़े काम करके आते थे। यहाँ तो केवल चिल्ला चिल्ली और ढोल नगाड़ा। अरे भाई, आज मौका ये था कि सी जिनपिंग को लाल लाल आंख दिखाते, अब क्यों नहीं लाल लाल आंख दिखा रहे हैं? आज पूछना चाहिए। अरुणाचल में हमारे गांव बसाली, गलवान में घेर के रखा गया है, और आखिर में कौन सा ब्रेक थ्रू हुआ? आइस ब्रेक हुआ। तो वो तो कह ही रहे हैं कि आइस ब्रेक भी नहीं मानूंगा मैं, उन्होंने कहा, अभी तो कहा। और वैसे सुनिए उदित राज जी, मैं ये कह रही हूँ प्रधानमंत्री के इवेंट्स को दिखाने का मतलब मीडिया नाच रहा है नहीं होता है सर। प्राइम मिनिस्टर के इवेंट्स को दिखाने का मतलब, उन तस्वीरों को दिखाने का मतलब, और प्राइम मिनिस्टर अगर किसी मंच पर कोई बात कह रहे हैं उनकी बातों को दिखाने का मतलब मीडिया नाच रहा है, ऐसा नहीं होता सर। तो आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नहीं वो नाचने वाले और होंगे सर, नाचने वाले और होंगे। कम से कम इस मंच पर इसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। जवाब ले लीजिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए और जवाब ले लीजिए, मुद्दे पर रहिए, जवाब ले लीजिए। विजय चौथाईवाला ये कह रहे हैं आप 15 दिन पहले लोगों को भारत से भेज देते हैं और वो वहां पर मोदी मोदी करने लगते हैं। सुन लीजिए, जवाब लीजिए। उदित राज जी, सवाल पूछ लिया सर आपने, प्लीज। विजय चौथाईवाला, आप यहाँ से भेज देते हैं लोगों को 15 दिन पहले और वो वहां जाकर मोदी मोदी चिल्लाने लगते हैं, ये कह रहे हैं उदित राज। ऐसा मैं उदित राज जी को ये टीवी के द्वारा ओपन चैलेंज देता हूं कि ऐसी एक व्यक्ति को भी वो खड़ा करके दिखाइए कि हमने, पार्टी ने या भारत सरकार ने उसको अपने खर्चे से भेजा है और वो मोदी मोदी जहां जाके चिल्ला रहा है। ऐसी एक केस भी दिखा दे, या तो उदित राज जी इस टीवी पर आके जाहिर माफी मांगे। मेरा इनको ओपन चैलेंज है। ठीक है, देख लेते हैं। उदित राज जी, इनका चैलेंज कबूल है आपको? खुली चुनौती दे रहे हैं आपको? क्या हुआ, उदित राज जी चले गए? अच्छा चलिए, अभी वो आपका चैलेंज कबूल करने के लिए इस वक्त ऑनलाइन नहीं है, आप बात पूरी कर लीजिए। वापस आएंगे तो आपने जो चैलेंज उन्हें दिया है पूछ लेंगे उन्हें कबूल है कि नहीं। जी हाँ, इसलिए मैं उनको गंभीरता से कभी नहीं लेता हूं, और ये इसलिए आपने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दिया। देखिए, ऐसा है कि वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे हैं चाइना को, वो ये पूछ रहे हैं। हम जब दिखाना चाहते हैं हम दिखाते हैं, और जब हम बात करना चाहते हैं हमारी टर्म्स पे, नेशनल इंटरेस्ट पे बात करते हैं। और जो बात रही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने
जब शर्म अल शेख में एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान की प्रधानमंत्री के मीटिंग के बाद, ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो, उसमें ये मान लिया गया था कि भाई आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं तो भी हम आपसे बात करेंगे। वर्चुअली इन्होंने ये कहा कि टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और भारत पाकिस्तान के बीच की वार्ता ये चालू रहेगी, ये भी उन्होंने कहा था। उदयत राज जी इस बात का भी समर्थन करते हैं क्या? जो इतनी डॉक्टर मनमोहन सिंह तो जाते थे, आते थे, क्या करते थे ये भी पता नहीं चलता है। वो 4 दिन में एक देश का प्रवास करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री 1 दिन में 4 देश का प्रवास करते हैं। ठीक है। इतनी स्विफ्ट में इतना जो एक जोश उन्होंने भारत के विदेश नीति में लाया है वो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, यहाँ पर राजीव रंजन जी आप सुन रहे हैं, विजय चौथाईवाला ये कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेचर रहा है दरअसल वो अनप्रेसिडेंटेड रहा है, यानी वो अभूतपूर्व रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हिंदुस्तान की आजादी के 75 वर्षों के दौरान विशेष रूप से 3 प्रधानमंत्रियों का जिक्र जरूर करना चाहिए जिन्होंने वैश्विक जो परिप्रेक्ष्य है उसमें भारत की श्रेष्ठता को स्थापित किया। पंडित नेहरू और उस दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल टीटो और इजिप्ट के उस समय के प्रेसिडेंट अनवर सादात, ये 2 नेताओं के साथ एक बड़ी मशहूर तिकड़ी थी। और भारत जो उस दौर में रशिया और अमेरिका का जो प्रभाव, उसके बीच कमजोर राष्ट्रों का नेता था। और उसके बाद उसी परंपरा में इंदिरा गांधी जी का फिदेल कास्ट्रो और यासिर अराफात के साथ और दुनिया के अनेक मुल्कों के राजनेताओं के साथ जो उनका संबंध था, उस समय पूरी तरह से बाइपोलर वर्ल्ड था और उसमें अमेरिका और रशिया के खुशी और नाराजगी की चिंता किए बगैर उन्होंने वो संतुलन साधने का काम किया। इसमें कहीं तो राय नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उनके दौर में भी डिप्लोमेसी का वो स्वर्ण काल था। इस परंपरा को बनाए रखना जी सबकी जवाबदेही है और नरेंद्र मोदी जी उसी परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि ये जो G20 है, इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रधानमंत्री जी के भाषण में जो चीजें सामने आई कि भारत को एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो पूरी दुनिया का ग्लोबल रिसेशन है उसको लेकर, साथ साथ यूक्रेन और रशिया के वार के बाद जो उसका इम्पैक्ट है इकोनॉमी पर, इन तमाम सवालों से निपटने के क्या कुछ विश्व को करना है, इसके रोड मैप पर कुछ फैसले निकल करके आए तो मुझे लगता है इस G20 का ये इस समिट की असली कामयाबी होगी। हाँ, भारत को एक चीज के लिए मैं फिर से बधाई दूंगा कि G20 के लिए आने वाले जो वर्ष हैं वो बेहद अहम है, इससे कि वो भारत की अगुवाई में G20 को आगे जाना। ठीक है, यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव आपने सुना, और अगर ये तस्वीरें हम फुल स्क्रीन ला पाएं, और आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से हुई, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको वो तस्वीरें भी, ये हम आपको स्पष्ट कर दें, डिनर के दौरान प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है शी जिनपिंग के साथ। इसके अलावा ये वो तस्वीर जिस पर इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, बात हो रही है, हर कोई यही जानना चाहता है दोनों ही नेताओं के बीच क्या बात हुई है, ये क्या एक्सचेंज था, क्योंकि दोनों ही लीडर्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और ऐसा लगा प्राइम मिनिस्टर कुछ समझा रहे हैं शी जिनपिंग को। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक और तस्वीर आई अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, क्योंकि यहाँ पर आप देखें जो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं और अपने एक हैंड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो बाइडेन का हाथ जो है वो उनके शोल्डर्स पर है, उनकी पीठ पर भी है। यहाँ पर ये दूसरी तस्वीर है। तीसरी तस्वीर आई इमैनुअल मैक्रों की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जिनके साथ प्रधानमंत्री की काफी नजदीकी रही है। फ्रांस और अमेरिका के बीच जो पार्टनरशिप है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसने नई ऊंचाई देखी है, चाहे वो रफाल को लेकर डील रही हो और डिफेंस के क्षेत्र में जो दूसरे कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स रहे हैं उसमें भी फ्रांस की भूमिका अहम रही है। और इसके अलावा एक और अहम तस्वीर बीते दिनों में ऋषि सुनक सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं भारत में भी काफी सुर्खियों में रहे,
और देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की उनके साथ ये मुलाकात की तस्वीरें, जिनमें से एक तस्वीर प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा खुद ही ट्वीट की गई, और इन तस्वीरों में जो जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात, डिस्कशन, चर्चा हो रही है वो है जिस तरह की गर्मजोशी दिखाई दे रही है, वो है जिस पर बात हो रही है बॉडी लैंग्वेज। वर्ल्ड लीडर्स की जो बात होती है उनके बीच केमिस्ट्री की बात की जाती है। विवेक श्रीवास्तव, इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में जो भी ये कह रहे थे विजय चौथाईवाला जी की, इन तस्वीरों को देखकर आप कह सकते हैं कि इंडिया का जो मुकाम है इंटरनेशनली वो अनप्रेसिडेंटेड है, उसे आप अग्री करते हैं? देखिए, अब मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वी हैव हैड मेनी गुड प्राइम मिनिस्टर। हमारे पास तो एक कतार रही है अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स की। नेहरू जी से शुरू होते हैं जो हमारे फाउंडिंग फादर थे, और जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी ने बहुत अच्छा बोला कि एक रेटिट्यूड रहा है। तो और गलतियां भी होती हैं क्योंकि आई मीन नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। अब लेकिन जिस तरीके से आज एक ट्रेंड बन गया है नेहरू जी को और डॉक्टर मनमोहन सिंह को, इन लोगों को क्रूसीफाई करने का मीडिया के अंदर बीजेपी के प्रवक्ताओं द्वारा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। वो मेरी पार्टी के नहीं थे, लेकिन हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं और एक कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको माना जाए। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, उस समय चैनल इतने नहीं थे, अखबार इतने नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो बहुत सारे मोमेंट्स को कैप्चर नहीं कर पाते थे हम। लेकिन ये इसको मानना पड़ेगा, वी हैव हैड वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर्स। अब दूसरी बात है, औपचारिक मीटिंग्स को और नमस्कार को अगर हम डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रूज माने तो ये गलत है। इसमें विजय जी की बात से एग्री करता हूं। मैक्सिमम दो नेताओं के बीच में एक स्लाइट आइस ब्रेक हुआ तो हुआ, और नहीं हुआ तो ये तो आप एक समिट में जाएंगे तो सारे नेताओं से मिलेंगे, सबके साथ फोटो खिंचवाएंगे, सबके साथ कोई नमस्कार करेंगे, तो उसको आप विश्वगुरु नहीं है। आप विश्वगुरु उस दिन बनेंगे जिस दिन आप विकासशील देश से एक विकसित देश डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, जिस दिन आपका हंगर इंडेक्स, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी मैन्युफैक्चरिंग रेट ग्रोथ, आपका एग्रीकल्चरल रेट ग्रोथ इन बड़े देशों के बराबरी में होगा। ट्राइपोलर वर्ल्ड चल रहा है इस वक्त। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक तरफ है, चाइना एक तरफ है, रशिया एक तरफ खड़ा हुआ है। ये तीन वो देश हैं जिनके पास डिफेंस और इकोनॉमिक पावर, तीनों चीजें हैं, और इनकी बराबरी करने के लिए ये औपचारिक बैठकों से नहीं होगा। हमें खुद अपने घर को सुधारना पड़ेगा, ताकतवर बनना पड़ेगा, अपने वेरियस सेक्टर्स को सही करना पड़ेगा। इसमें कहीं ना कहीं मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कमजोर और एक फेलियर मानता हूं। हाँ, हम अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकते, ना चाइना हमें बदल सकता है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। विजय चौथाईवाला जी ये कह रहे हैं कि आप तो फेलियर रहे हैं, जवाब ले लीजिए सर। विजय चौथाईवाला जी, इन्होंने दो बातें कही हैं। इन्होंने ये कहा, एक तो आप जो पहले के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्हें डिमीन करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें कमतर आंकते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि आपका जो काम है, चाहे वो पड़ोसियों के साथ आपके रिलेशंस हो, सब कटघरे में रहे हैं। देखिए आदित्य जी, शीत युद्ध के दिन में जो भारत ने एक नॉन अलाइनमेंट का पोजीशन लिया था, वो एक पोजीशन ऐसा था कि हम किसी के साथ कोई भी मतभेद करना ये हम अनएफोर्डेबल था हमारे लिए। इसलिए मैं ये कहूंगा कि नॉन अलाइनमेंट वाज इन अ सेंस ये आउट ऑफ वीकनेस, फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस हमने ये एक नॉन अलाइनमेंट का पोजीशन लिया था। आज जो हम एक न्यूअंस पोजीशन ले रहे हैं कि हम अमेरिका को भी एक अच्छा दोस्त मानते हैं और रशिया से भी हम चाहिए तो हम एनर्जी खरीद सकते हैं, और रशिया के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन जी को भी हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ टाइम फॉर द वॉर। इतना स्पष्टता से और खुलकर हम जो दोनों महाशक्तियों को कह सकते हैं, ये हमारी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है। और ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 8 साल में की है। अभी कम्युनिस्टों का प्रॉब्लम ऐसा है कि भारत अगर बहुत आगे बढ़ता है, हम ये थोड़ी कह रहे कि आज भारत विश्वगुरु बना है, हम ये कह रहे कि ये हमारा एस्पायरेशन है। अगर हम कम्युनिस्ट देश चाइना और रशिया, अभी तो कम्युनिज्म रहा नहीं, वहां चाइना में बचा है और वो भी कैपिटलिस्ट है, परंतु जो भी हम थोड़ा भी चाइना के खिलाफ बोलते हैं तो कम्युनिस्टों के पेट में ज्यादा दर्द होता है, शी जिनपिंग जी के से भी ज्यादा। तो अभी ये तो ठीक है, इस पे जवाब ले लीजिए जल्दी से विवेक श्रीवास्तव, इस पर आपका जवाब। उसके बाद विजय भाई जी, विजय जी, हमको इसी मुल्क में रहना है। यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ ये मानना है कि एक विकासशील देश जिसमें इतनी समस्याएं हो, उसमें युद्ध एक बहुत बड़ा खर्चा है, ठीक, और युद्ध ना हो, लड़ाइयां ना हो, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रहे, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है।
आपने 1962 में कौन सा क्या पोजीशन ली थी? आप सुनिए, आपने 1962 में कौन सी पोजीशन ली थी? ये पहले उसका डेफिनेशन बताइए ना। वो 50-60 साल हो गए उस चीज को, आज की बात करिए आप। अमेरिका, हाँ वही हम निकालेंगे ना, बराबर है, साम्राज्यवादी पावर करेंगे ना। साम्राज्यवाद अमेरिका ने और नाटो ने मिल करके यूक्रेन को धक्का दे दिया, और अमेरिका को कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। वॉर में आपने चाइना का समर्थन किया था, ये मानिए ना। नहीं, एक सेकंड आपके एक पॉइंट को और मैं काउंटर करना चाहूंगा। हालांकि मैं पाकिस्तान के साथ वॉर के खिलाफ हूं, लेकिन 1971 के वॉर में जब अमेरिका की 7th फ्लीट इंडियन फोर्सेस को चैलेंज करने के लिए चल पड़ी थी, तो हम लोगों ने उसको टक्कर दी थी, और रशियंस के आह्वान पे हमने रशियन सबमरीन्स को ला करके 7th फ्लीट को वापस भगाया था। तो वी हैव चैलेंज्ड द अमेरिकन्स इन द पास्ट आल्सो। साम्राज्यवादी अमेरिका की दोस्ती से आपको कभी फायदा नहीं होगा। आपको अपने पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने पड़ेंगे, और हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक चेंज की आवश्यकता है। 62 के युद्ध की बात कीजिए थोड़ी, 62 के युद्ध की। नहीं, हम तो इंडियन हैं और इंडिया के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। हम हमेशा इंडिया के साथ खड़े रहे। आप गलत बोल रहे हैं। टीवी कैमरा के सामने आपका रिजोल्यूशन है कि चाइना को सपोर्ट किया है। चलिए, मैं इस पॉलिटिकल तू मैं से थोड़ा सा आगे इस डिस्कशन को लेकर जाती हूँ, और हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक वोरा जी हैं। एक बार फिर से जरा तस्वीरें ले आए, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ भी, ऋषि सुनक के साथ भी, और साथ ही इमैनुअल मैक्रों के साथ। हमारे साथ जनरल सोई भी है। जनरल सोई, इन तस्वीरों को अगर मैं डिफेंस के पर्सपेक्टिव से जानना और समझना चाहूं तो क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर, खासतौर पर गलवान में जो कुछ हुआ, उसके बाद से दोनों देशों के बीच जो रिश्ते रहे, एलईसी पर जिस तनाव की बात बार बार की गई, लगातार इस पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पलटवार हुआ, लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे प्राइम मिनिस्टर, ये सवाल पूछा गया। तो इन तस्वीरों को आप कैसे, आपका विश्लेषण क्या कहते हैं इन तस्वीरों को देखकर? नहीं, देखिए अदिति जी, दो बातें। तो जो बात आप पहले पूछ रहे थे उसके बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप देखिए वर्ल्ड लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, एक गर्मजोशी रही है उनके स्वभाव में, एक हमेशा से रही है। एक जिस प्रकार से जोश से, आत्मीयता से वो मिलते हैं, ये एक बॉडी लैंग्वेज कन्वे करती है कि भारत की जो कल्चर है, भारत जो अतिथि देवो भव, वो जो बात है वो हमेशा से है। यही बात प्रधानमंत्री जी आज वहां दिखाते हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि आज जो भारत कर रहा है वो है नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा पहले रखा। आज भारत ने ये जो बात है, आज खुल के बात करता है भारत कि नेशनल इंटरेस्ट सामने रहता है, चाहे वो एनर्जी की हमारी डिमांड हो। आज भी भारत ने, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि एनर्जी की हमारी क्राइसिस है, जो कि विश्व के लिए अच्छा रहेगा अगर उसको देखभाल किया जाए। दूसरी बात, विश्व शांति की बात कर रहे हैं, परमाणु अस्त्रों के इस्तेमाल ना करने की बात करें। ये सब बातें ऐसी जिसको कौन मना करेगा, ये सब पूरी विश्व की प्रॉब्लम्स है। इसी वजह से आज जो दुनिया सुन रही है। तीसरी बात, जो शी जिनपिंग की, जो आप अभी पूछे थे, शी जिनपिंग के साथ जो बातचीत हुई है, ये मेरे ख्याल से औपचारिक बातचीत है। जैसा पहले भी एक स्पीकर ने कहा है कि इसको बहुत ज्यादा डीपली ना लिया जाए, लेकिन ये एक मंच ऐसे होते हैं जहां पर कि आमने सामने जब मुलाकात होती है, वर्ल्ड लीडर जहां मिलते हैं, और जहां पर एक बॉडी लैंग्वेज सामने आती है, कौन दबा हुआ है, कौन उठा हुआ है, कौन किस प्रकार से बातें हो रही है, कौन बाकी लीडर से किस प्रकार से बातें कर रहे हैं, क्या साइड लाइन से बातें हो रही है। बहुत से मौके होते हैं जहां पर कई चीजें अगला स्टेप आ जाता है। क्योंकि जब आप सोचिए ब्यूरोक्रेट लेवल में बात हो रही है, मिलिट्री जनरल्स के लेवल में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर अगर हेड्स की बात आपस में होती है तो उसका एक मीनिंग अलग होता है, उसका एक कन्वे अलग बातचीत होती है। अदिति जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ दीपक वोरा जी भी वापस आ गए, फॉर्मर डिप्लोमेट। तो दीपक वोरा जी, हमने 4 तस्वीरें दिखाई थी। मैं चाह रही थी एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट आप उन चारों तस्वीरों को किस तरह से एनालाइज करते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात है, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से उनकी मुलाकात है, इसके अलावा ऋषि सुनक, और साथ ही इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति, उनके साथ भी मुलाकात है। इन तस्वीरों में जो गर्मजोशी है उसे आप कितना गंभीरता से लेंगे? यहाँ पर कई पैनलिस्ट इस पर सवाल उठा रहे हैं। दीपक वोरा जी, आवाज आ रही है? तो आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहाँ पर एक कमेंट मैं चाह रही हूँ विवेक श्रीवास्तव आपका। अभी आपने सुना जनरल सोई ने क्या कहा। उन्होंने कहा इन तस्वीरों की एक अहमियत है, ये तस्वीरें एक अलग स्टेप की तरफ ले जा सकती हैं, और यहाँ पर जो भारत की स्थिति है वो मजबूत है। आप क्या कहेंगे इस पर? ये एक डिफेंस एक्सपर्ट का पर्सपेक्टिव है। नहीं देखिए, अब डिफेंस एक्सपर्ट्स तो देखिए अब टेलीविजन चैनल्स पे आजकल आते रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सोही साहब, आई एम नॉट ट्राइंग टू टारगेट हिम पर्सनली इन एनी वे,
हम खुद चाहेंगे कि चाइना के साथ आइस ब्रेक हो, वार्तालाप हो, समस्याओं के हल हो, मैत्री हो और दोनों देश आगे प्रगति के रास्ते पे चलें। हम खुद चाहेंगे कि हमारे हर पड़ोसी के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हों। हम चाहेंगे कि डिफेंस एक्सपेंडिचर इस पृथ्वी पे देश करना और बर्बादी को बंद करें और प्रगति में और गरीबों के लिए, लाचारों के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हो जिससे हमारी कंट्री सुपर पावर बन सके। आप एक्सपेंडिचर्स को अगर आप देखेंगी अदिति सिविलाइज तरीके से, तो हम एक गरीब मुल्क है अभी भी। हंगर इंडेक्स में कोई मोदी साहब को टारगेट नहीं कर रहा पर्सनली, लेकिन हंगर इंडेक्स को भी अगर आप देखेंगी और बाकी पैरामीटर्स को आप देखेंगे, वी आर नॉट इन अ गुड शेप। पाकिस्तान इज नॉट इन अ गुड शेप। हम में से कोई भी साउथ ईस्ट एशियन देश अच्छे उसमें नहीं है। तो एक अच्छा बिहेवियर 2022 के हिसाब से हम सभी मुल्कों का होना चाहिए कि मैत्री और वार्तालाप हो। वी स्टैंड फॉर टॉक्स एंड पीस विद चाइना, वी स्टैंड फॉर टॉक्स एंड पीस विद पाकिस्तान एंड वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। और ये चीजें म्यूचुअली एक दूसरे को चैलेंज करने से और नीचा दिखाने से नहीं होंगी। गुडविल क्रिएट करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। क्रिएट करेंगे विवेक श्रीवास्तव जी, ये भी तो एक सवाल है ना। आप गुडविल, कोई आपके यहाँ टेररिस्ट भेजेगा तो क्या आप अपने सिविलियंस की मौत पर, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत पर वो गुडविल क्रिएट करेंगे? बहुत सारे सवाल है ना सर, बहुत सारे सवाल है। फिर मैं 10 सेकंड चाहूंगा। अदिति, हम ये दुनिया और ये जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये जिंदगी ग्रे है। इसमें अच्छाई और बुराई एक ही इंसान में होती है। एक ही देश के अंदर हमें उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करके, अगर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप हमारे खिलाफ है, वी नीड टू मूव दैट वे। अगर चाइना से हम बात करें, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस निकालें, इसी को हम मुझे आज भी याद है, विजय भाई बैठे हुए हैं, कि कांग्रेस की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशन सम्मान के साथ भेजा था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। यह कल्चर है इस मुल्क का। और आज यहां बैठ करके आप लोग कांग्रेस के पुराने प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं। जवाब ले लीजिए। विजय चौथाईवाला जी ये कह रहे हैं कि जो आपकी पार्टी की सरकारों से पहले सरकारें आई, उन्होंने कभी नीचा दिखाने का काम नहीं किया। हम उन सरकारों ने सम्मान दिया विपक्ष के नेताओं को भी, लेकिन आप नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। कहने वाले आज सब प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति की जो सफलताएं है उसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कितना खोखला आर्ग्यूमेंट है, यहाँ से पता चलता है ये कम्युनिस्टों का प्रॉब्लम क्या है। उनको लगता है कि पूरी अच्छी जो बातें हैं मॉरली करेक्ट, वो सब इंडिया ने करनी चाहिए और बाकी के देश हम पर हमला करे, टेररिस्ट भेजे, यहाँ बम स्फोट हो, अपने इनोसेंट नागरिकों को मारे, हमारे जवान गलवान में मर जाए, उसके लिए वो लोग पाकिस्तान या चाइना को ब्लेम करने के लिए तैयार नहीं है। और हम उसके रिएक्शन में कुछ करें तो फिर ये पैसा मिलिट्री पे क्यों खर्चा किया जा रहा है, डिफेंस पे क्यों खर्चा किया जा रहा है, जैसे कोई गरीबों के लिए काम करने के सिवा हमने कुछ किया नहीं, ऐसा उनको एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट वो कर रहे हैं कि आप सिर्फ आर्थिक चिंता कीजिए, डिफेंस की चिंता छोड़ दीजिए। ये जो बात है इसी नीति के कारण अभी तक हमने बहुत मार खाए हैं। हम ना केवल आर्थिक दृष्टि से पीछे रहे हैं, हम डिफेंस दृष्टि से भी नो वन हैज टेकन अस वेरी सीरियसली। प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक की तभी दुनिया को पता चला कि हम क्या कर सकते हैं और उसी के कारण आज भारत की कद बढ़ी है। तो टिट फॉर टैट करना पड़ेगा। भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया वेलफेयर स्टेट और हमने गरीबों के लिए भी बहुत सारा कुछ किया है। उसके लिए एक अलग डिबेट हम राजीव ठीक है, हाँ वो बिल्कुल वो एक अलग डिबेट है, उस पर मैं वापस लौटूंगी इस सवाल पर। लेकिन उससे पहले राजीव रंजन जी, यहाँ पर आप सुन रहे हैं एक तरफ विजय चौथाईवाला जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया का स्टैचर पिछले 8 सालों में उसने नई ऊंचाई देखी है, खास तौर पर जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक्स हुए, और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज है उनमें भी लगातार इजाफा कर रहा है। तो उसका नतीजा है कि दुनिया में जो भारत का कद है वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए एक व्यवस्था भी है। हिंदुस्तान का 8 वर्षों का ये कालखंड, इसे ही वो हिंदुस्तान का सब कुछ मानते हैं, जबकि सामरिक तौर पर भारत की श्रेष्ठता विश्व ने देखी है। हिंदुस्तान की आजादी के तुरंत बाद कबायलियों ने पाकिस्तानी सेना की मदद से कश्मीर पर आक्रमण किया। आक्रमणकारियों को भारत ने खदेड़ा।
कश्मीर उस समय भारत का हिस्सा नहीं था। कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भारत का अंग बना, भारत के मानचित्र के नीचे आया। और 1962 के युद्ध में हार के बाद पूरे देश का मनोबल गिरा था, लेकिन 65 में लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना लाहौर तक चली गई। 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो। देश के नक्शे में आज कई ऐसे राज्य हैं जो आजादी के समय हिंदुस्तान के साथ नहीं थे, लेकिन वो हिंदुस्तान के नक्शे में शामिल हुए। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं पूर्ववर्ती सरकारों की, और एक विवादित सर्जिकल स्ट्राइक, और इसको लेकर आप सामरिक श्रेष्ठता के दावे करते हैं और कहते हैं पिछली सरकारों ने कुछ नहीं आप कह रहे विवादित पिछली सरकारों ने तो डंका बजाया। नहीं, एक सेकंड राजीव जी, आप कह रहे विवादित सर्जिकल स्ट्राइक पूरे विश्व ने देखा। नहीं राजीव जी, आप कह रहे विवादित सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, मेरी राय है ना, मुझे तो अपनी राय रखने का अधिकार है ना। विजय चौथाईवाला जी कह रहे सर्जिकल स्ट्राइक तो विवादित थी। विवादित कह रहे, यानी आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऐसा है कि आप स्वीकार कीजिए ना, आपको हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई से तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन उस समय तिरंगे से आपका मतलब नहीं था। नहीं, आप क्यों विषय लेकिन 47 में भारत का क्यों कह रहे हैं आप, ये बताइए पहले। तो भारत के नक्शे में शामिल करना, 65 में पाकिस्तान के बड़े हिस्से तक पहुंच जाना, 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना, इन्हें आप उपलब्धि नहीं मानते हैं? हम बिल्कुल उपलब्धि मानते हैं उसको। नहीं मानते हैं? आपने तो कहा कि इससे पहले हिंदुस्तान में कुछ होता ही नहीं था। हमने बहुत सारी जमीन गंवाई नेहरू जी के गलत धोरणों के कारण। चीन को हमने कई सारी, और आज जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी नेहरू जी की ही गलती है, ये भी हम कहते हैं। पंडित नेहरू की टिप्पणी को बराबर अपने तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके हजारों वर्ग मील तो मानना ही पड़ेगा ना, चाहे वो हम तो उसको विवादित कहते नहीं है, चाहे वो लद्दाख, सर्जिकल स्ट्राइक, अरुणाचल का एक बड़ा हिस्सा, आप जब चीन वहाँ हमारे साथ भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हासिल कर चुका है, विवादित नहीं कहा। गाँव और आज आपको ये साक्षात्कार हो रहा है, ये विवादित है क्योंकि आप हमारे विरोध के खेमे में हैं। तो आप 2 साल के बाद हमारे साथ फिर से आएंगे तो फिर ये विवादित शब्द टल जाएगा। नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, हम आपके साथ थे, ऐसा नहीं होता है। गठबंधन में बराबरी की बात कीजिए ना सर। इस गठबंधन को हम लोगों ने बनाया था, उस समय आपने विवादित नहीं कहा था, ये मैं कह रहा हूँ। शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर बराबर है, आपने उस समय विवादित नहीं कहा था, ये मैं कह रहा हूँ। आपके साथ कोई नहीं बचा। अरे सब लोग बचे, जनता बची है हमारे साथ। आपके साथ अभी देखते हैं कौन बचा है अगले इलेक्शन में। यही अहंकार कई तानाशाहों को हुआ, कई पूर्व के राजनीतिक दलों के नेताओं को विश्वास कहते हैं, अहंकार नहीं, इसको आत्मविश्वास कहते हैं। कोई राजनीति में अमर नहीं होता है, और राजनीति में देखते हैं 24 के चुनाव में क्या होता है, ये तो रहेगा। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे मुझे बताया गया दीपक वोरा जी तक आवाज जा रही है। एक बार फिर से जरा वो तस्वीरें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की आई हैं बाली से। दीपक वोरा जी, बार बार इन तस्वीरों को मैं कह रही हूँ कि आप इसे एनालाइज करें, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कंप्लीटली इस पर डिवाइडेड है ओपिनियन जो है। एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट, आप इन तस्वीरों को इस गर्मजोशी, और कई एक्सपर्ट जैसे कह रहे हैं कि इनमें केमिस्ट्री दिखाई देती है, और कई बार दो नेताओं के बीच की केमिस्ट्री जो है 2 देशों के रिश्तों को एक नए लेवल पर ले जा सकती है, अलग दिशा में ले जा सकती है। तो रियल डिप्लोमेसी के वर्ड में इन तस्वीरों के क्या मायने हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ओह थैंक गुडनेस। आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, और आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूं। जो हमारे पॉलिटिकल प्रवक्ता कह रहे हैं वो तो G20 से संबंध उसका नहीं है, वो तो 62 की बात करते हैं, इसकी करते हैं, उसकी करते हैं। सो आई विल नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन दैट। हमारी ट्रेनिंग ये नहीं है। आपने जो सवाल पूछा है कि ऐसे जो समिट्स होते हैं, मैं G20 समिट्स में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ एज अ डेलीगेट। 6 देशों में मैम हमारी ट्रेनिंग अलग होती है। तो 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ, तो आई हैव सीन दिस। बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है, और किस तरह से किस गर्मजोशी के साथ उनकी मुलाकात होती है वो भी बहुत जरूरी है।
जो बाइडेन साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति, हमने देखा किस तरह से वो आगे बढ़े। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाए, एक दूसरे की पीठ थपथपाई और फिर वो आगे निकल गए, दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। मैक्रो साहब जो बहुत अच्छे नेता हैं, फ्रांस के लीडर हैं, चाहे उनकी पॉपुलैरिटी अभी कम होगी, उन्होंने भी हाथ मिलाया। पिंग पोंग ने, जो भी वो चीनी का नाम है, उसके साथ भी इन्होंने, पीएम साहब ने पहल की। और मुझे जहां तक लगा था उस समय जी जिनपिंग बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे थे, वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, बट वो प्लास्टिक आर्टिफिशियल स्माइल था। बाकी जिनके साथ उन्होंने बातचीत की है प्राइम मिनिस्टर ने, वो मुझे लगा कि बहुत कंफर्टेबल बात हो रही थी, वन ऑन वन बराबरी का मुकाबला था कि आप, हो सकता है आपकी आर्थिक व्यवस्था मुझसे कहीं ज्यादा हो, लेकिन मैं भारत का नेता हूं, मेरे पास 135 करोड़ लोग मेरे साथ हैं, मैं एक बहुत ही प्रभावशाली देश हूं, मेरी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, मेरी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत है, गलवान घाटी में मैंने पिटाई की थी जिसने मेरे पर हमला किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें इतना कहूंगा मैम कि दुनिया पोलराइज हो चुकी है, हम लोग ये सब जानते हैं। एक तरफ पश्चिमी देश हैं लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरह से रूस अपनी सिचुएशन बना रहा है। और जैसे हम, आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, तो अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स से मैसेज आ रहा है कि रशिया ने फिर पूरे यूक्रेन के ऊपर मिसाइल अटैक किया है। कीव में भी अभी 10 मिनट पहले कीव में भी मिसाइल्स गिरे हैं। तो ये तो एक बन रही है बाइपोलर वर्ल्ड। एक तरफ पश्चिमी देश है, यूनाइटेड स्टेट्स उनका चाचा है, दूसरी तरफ रूस है और उसके जो मित्र हैं, चाहे आप चाइना गिनिए, टर्की गिनिए, ईरान गिनिए, जो भी हैं वो उसकी तरफ है, या नॉर्थ कोरिया गिनिए। इसमें भारत की भूमिका क्या है? हमने किसी के साथ साइड नहीं ली। मैं एक समिट में गया था, गिव मी 30 सेकेंड्स, तो एक एनजीओ की डिस्कशन हो रही थी किसी देश में, उन्होंने कहा भारत की सभ्यता है, रूस जो कर रहा है वो अच्छा नहीं है, आपको रूस को धमकी देनी चाहिए, गाली देनी चाहिए। मैंने कहा भाईजान 5000 गालियां मुझे लिख के दे दीजिए, मैं रूसी भाषा में अनुवाद करता हूं, मैं रूसी भाषा बोलता हूं, मैं जाके उनको सुनाऊंगा, क्या जंग खत्म हो जाएगी? बोले जंग तो खत्म नहीं होगी। मैंने कहा फिर फायदा क्या है? हमने किसी के साथ, हमने गाली किसी को नहीं दी है, ना इसकी तरफ ना उसकी तरफ, इसीलिए दोनों चाहते हैं कि हम किसी तरह से इस समस्या का समाधान ढूंढे। मैम इतना कह सकता हूं, इस समिट में जो पीएम साहब बात करी, इंडियन कम्युनिटी से बातचीत की, उन्होंने बहुत इंडिकेशन दिए किस तरह से हमारी आवाज सुनी जाती है। और जब हमारी चेयरमैनशिप आएगी, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, जो मेन इस समय मुद्दे हैं हमारे सामने, महामारी है, क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमिक वीकनेस है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक रिकवरी है, आतंक है, नई टेक्नोलॉजीज हैं, हम उन पे फोकस करेंगे। ये जो रूस यूक्रेन का युद्ध है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरी जो चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने रहेंगी। और मैं समझता हूं आज भारत विश्व गुरु होने के नाते दुनिया को दिखा सकता है किस तरह से इनका समाधान हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाली में जो भारतीय बसे हैं उन्हें भी संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने भारत की वैश्विक भूमिका पर भी बात की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरे विश्व के बारे में सोचना भारत की रीति और नीति है और यही भारतीय दर्शन है। सुनिए। भारत बदला है। साथियों, आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी विरासत को समृद्ध करते हुए, जड़ों से जुड़े रह करके आसमान छूने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के अब निकल पड़ा है। लेकिन भारत का ये लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम स्वार्थी लोग नहीं, हमारे संस्कार नहीं है। 21वीं सदी में आज विश्व की भारत से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, भारत उसे अपनी एक जिम्मेवारी समझता है, एक दायित्व के रूप में देखता है और हम दुनिया की भलाई के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मक्कम है, संकल्पबद्ध है।
तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीरें वर्ल्ड लीडर्स के साथ, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी आपने जिस संकल्प का जिक्र करते सुना वो दरअसल भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहा गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लेकिन जाने से पहले एक दौर था जब दुनिया में भारत की छवि सांप और सपेरों के देश की थी। दुनिया के गरीब देशों में भारत का शुमार हुआ करता था, लेकिन नेहरू युग से मोदी युग तक करोड़ों भारतीयों की मेहनत ने देश को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अब भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। उसकी गिनती दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होने लगी है। G20 देशों के समिट में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल इमेज इसी ओर इशारा भी करते हैं। भारत तो अगले साल G20 समिट की मेजबानी करने वाला है, यानी बड़े बड़े देशों के बीच भारत अपनी सोच और एजेंडा दुनिया के सामने रखेगा। लेकिन कुछ लोग इसमें भी अफसोस सियासत ढूंढ लेते हैं। ऐसे में सोचिएगा जरूर, क्या देश के सम्मान पर सवाल उठाने वाले लोग अपनी सोच से देश का नुकसान तो नहीं कर रहे? राजनीति में विरोध होना लाजमी है, लेकिन क्या दलहित की राजनीति में देश हित भूल जाना सही है? सोचिएगा जरूर। कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही।